हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक नए वीडियो पर। तो हम इसमें विषय में डिस्कस करेंगे कि आईएएस की तैयारी कैसे करें या फिर सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको सही अप्रोच नहीं मिल पाता है, ठीक है दोस्तों, या फिर जिनको सही गाइडेंस पता है तो वो मेहनत ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि उनको बहुत सारे परेशानी होता है, चुनौतियाँ होता है, ठीक है, उसके लाइफ में, जिसकी वजह से उसका जो ड्रीम है अधूरा रह जाता है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए कि इसकी तैयारी किस तरह से करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। ओके, तो बने इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो भी इस एग्ज़ाम का आप तैयारी पहले से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलिए कि इसमें आपका लिमिटेड टाइम रहता है, ठीक है, एज रहता है। तो आप सोच लीजिए कि आपका उम्र जो है दोस्तों 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर 33 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसके लिए, ST SC के लिए तो थोड़ा सा एज में थोड़ा छूट है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी एज को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। तो इसको बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी एज कम है, ठीक है, आप 17 से लेकर दोस्तों या फिर 18 से लेकर आप 35 साल के बीच के बच्चे हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप BA करेंगे या फिर BSc करेंगे या फिर जो भी स्ट्रीम है, जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो उनके एग्ज़ाम से संबंधित और ये जो इसका एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, दोनों का विषय सेम तो नहीं हो सकता, जान ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है एग्ज़ाम का, इसीलिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम रहता है दोस्तों उसका जो सिलेबस है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सिलेबस को देखते हैं, बात करते हैं आपसे। तो इसका सिलेबस से इसका हम एग्ज़ाम का पैटर्न को थोड़ा समझेंगे और जिसके बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस एग्ज़ाम को निकालने में। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकेंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो आपका 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं। पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो पेपर सेकंड होता है जिसे CSET कहा जाता है, अभी मैं प्रीलिम्स के बता रहा हूँ दोस्तों ना, याद रखिएगा। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है CSET, जिसे पेपर 2 बोला जाता है, ठीक है, तो वो पेपर होता है आपका 200 नंबर का। उसमें भी 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, ओके। तो 80 क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो वो भी 200 नंबर का होता है, 200 नंबर के भी होता है, 400 नंबर का हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो पेपर फर्स्ट होता है, प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, वो आपको आपका जो बनता है ना कटअप, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको कटअप के अंदर ही आपको उसमें स्कोर करना रहता है। तो आप जितना स्कोर करेंगे उसमें तो ही आपको अच्छा है, ठीक है। जो पेपर 2 होता है CSET, उसमें आपको 33% मार्क्स लाना आता है। क्वालिफाइंग नंबर आता है पेपर 2, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो CSET को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेपर 1 कर लेते हैं और पेपर 2 क्लियर हो जाता है। और जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं तो जनरली CSET के पेपर को निकाल ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पेपर 1 पेपर 2 को क्लियर ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसमें क्वालिफाइंग हो पाएंगे। और क्वालिफाइंग के लिए आपको जो क्वालिफाइंग नंबर जो रहते हैं उतना लाना होगा, उस कटअप तक लाना होगा, ठीक है। तो ये तो रहा इसके बारे में। और हाँ, इसमें आप कोई से भी विषय से या फिर कोई से भी लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स के जब हो जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम, तो इसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम। किसका एग्ज़ाम आता है? मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस का, ठीक है। जब प्रीलिम्स पास हो जाएंगे तब। तो मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है? मेंस के एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें बस टिक लगाओ, जाओ एग्ज़ाम सेंटर में और टिक लगा दो, ठीक है।
वो क्वेश्चन पढ़ के OMR सीट में। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। और लेकिन जो मेंस एग्जाम होता है उसमें प्रॉपर आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, आपका आंसर शीट आएगा और उसमें आंसर शीट में आपको लिखना रहता है जो मेंस एग्जाम के लिए है। तो इसमें क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ठीक है, जो अनिवार्य होते हैं, जो कंपलसरी रहते हैं, ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें एक भारतीय लैंग्वेज रहता है, कोई सा भी लैंग्वेज ले सकते हैं, असमी, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी स्टेट के हैं जो भी भाषा जानते हैं वो, है ना, ठीक है, जो संविधान में दिया गया है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारतीय संविधान में, उसके अनुसार से एक भाषा आपको चूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ सेकेंडरी भाषा आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है दोस्तों। इसमें जनरल इंग्लिश पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पेपर 1 300 नंबर का आता है और पेपर 2 जो होता है 300 नंबर का आता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर ए और पेपर बी हो गया, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेंस में क्वालिफाइंग जो पेपर ए और बी, ठीक है, पेपर ए और पेपर जी एक क्वालिफाइंग पेपर है आपका, ठीक है। इसमें आप भले कुछ कम लाएं तो इसमें आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ओके। जब पेपर ए पेपर बी हो गया, मतलब जनरली बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी लेते हैं और इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। अगर आप कन्नड़ से हैं, उड़िया से हैं, ठीक है, तो आप अगर आप कन्नड़ से कंफर्टेबल तो अपना विषय अपने स्टेट का चुनिए और साथ में का जो है इंग्लिश विषय चुनिए, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद आपका दोस्तों फिर आपका दूसरा नंबर आता है क्या, पेपर टू बी काउंट फॉर मेरिट। हाँ, तो जो पेपर अभी ये भी बताया जो कंपलसरी पेपर है इंग्लिश हिंदी, तो इसमें आपका जो नंबर है ना मेंस में वो काउंट नहीं होता है। क्या होता है, ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। 300 नंबर का दिया है लेकिन ये काउंट नहीं होता है। तो इसमें काउंट करने के लिए आपका दूसरा पेपर है जो काउंट होता है, आपको जो मेरिट बनता है उसमें। जो ऐसे पेपर होता है दोस्तों 250 नंबर का होता है, ठीक है। दो इसमें ऐसे पेपर जो होता है, पेपर फर्स्ट उसको बोला जाता है, ठीक है, पेपर फर्स्ट जिसमें आपका नंबर जुड़ता है जिस पेपर को देने से। अब हिंदी इंग्लिश का तो जुड़ता है नहीं है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में आप देंगे एग्जाम तो उसमें ऐसे रहेगा पेपर फर्स्ट का। तो ऐसे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन भी आता है, खंड एक खंड भी, ठीक है। तो उसमें वो 250 नंबर रहता है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं ऐसे को, ओके। तो ऐसे देने के बाद वो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर 2, फिर पेपर 2 में आपका आता है GS1, ठीक है, GS1 जो 250 मार्क रहता है। तो GS1 में 250 मार्क रहता है। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसमें इस पार्ट्स के इसमें सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 के बाद फिर पेपर 3 होता है दोस्तों, जनरल स्टडीज सेकंड बोला जाता है, जिसमें गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी 250 नंबर के होते हैं। इसके बाद पेपर फर्स्ट और GS1 में करता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड सोसाइटी। पेपर 2 में पेपर 2 का है, ठीक है। और GS1 का बताया था। और GS2 देख लीजिए, गवर्नेंस होता है, ठीक है। भारत में कौन कौन से दोस्तों गवर्नर का है तो उसके बारे में बताता है, संविधान में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से पॉलिसी है। और पॉलिटिकल में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल जस्टिस से संबंधित है, इन्वायरमेंटल रिलेशन, ठीक है, पेपर 2 के लिए। और पेपर आपका दोस्तों 3 है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है पेपर 3, ठीक है। इसके बाद आपको GS3 हो ही गया, या फिर बोल सकते हैं पेपर 4 हो गया। इसके बाद होता है पेपर 5, ठीक है, क्या चीज़, पेपर 5। इसमें या फिर बोल सकते हैं GS6 बोल सकते हैं। इस पेपर 5 में आपको पूछा जाता है एथिक्स दोस्तों। एथिक्स आपका आता है 250 नंबर का। एथिक्स में वही आपका इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सेम से इसका आंसर राइटिंग करना रहता है, ठीक है। इसके बाद पेपर 5 जो हो जाएगा तो इसके बाद आपका जो मेन विषय रहता है दोस्तों, ऑप्शनल विषय, ठीक है, जो आप चूज़ के रहते हैं उस विषय को लेना आता है, या उस विषय से आपको एग्जाम देना रहता है, ठीक है। ऑप्शनल विषय क्या होता है, जो भी विषय जैसे चूज़ किए हैं आपको, हिंदी में आप जिसे कंफर्टेबल हैं, या फिर इंग्लिश में, या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस में, या फिर ज्योग्राफी में, या फिर मैथ्स में, ठीक है, या फिर सोशोलॉजी में, तो ऑप्शनल विषय आपको चूज़ करके रखना है।
तो उसी ऑप्शनल विषय को आप यहाँ देख सकते हैं। उसका पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 होता है, 250 मार्क का होता है, मतलब 500 नंबर का होता है। तो इस तरह आपका ऑप्शनल पेपर निकल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर जो रिटन टेस्ट होता है तो वो होता है 1750 नंबर का होता है। जब आपका लिखित परीक्षा निकल जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके बाद आप इसके क्राइटेरिया फंस जाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको क्या होता है, कॉल लेटर बुलाया जाता है, ठीक है, अगर निकल गए तो। लेकिन इंटरव्यू या फिर बोल सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क का होता है, और रिटन टेस्ट कितना होता है 1750 मार्क का। तो ग्रांड टोटल एक तरह से बोल सकते हैं 2025 नंबर का होता है। तो 2025 नंबर में से दोस्तों आपको लाना रहता है, ठीक है। अगर इसमें आप 1000 से ऊपर नंबर लाते हैं, ठीक है, लगभग तो सब वही है, 1100 आसपास नंबर अगर आ गया तो समझ लो आपका निकल गया, या फिर 1050 नंबर, ठीक है। जनरली 1050 नंबर, 1051 नंबर आते हैं तो लोग का लगभग सिलेक्शन हो ही जाता है। तो आपको इसमें दिखा रहा है दोस्तों 2025 नंबर का टोटल होता है, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ठीक है। इसके हिसाब से आप दे सकते हैं कि 2025 नंबर में से आपको जितना ले आए। तो इस तरह इसका बनता है क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न। तो इसमें इस तरह के एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जान सकते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है, पेपर 5 होता है, पेपर 6 का पेपर 7 होता है। तो जैसे कि पेपर 1 में किसी का बताया इसे होता है, पेपर 2 में GS 1 आ जाता है, अब पेपर 3 में आता है, और GS 2 ना, GS 1 आता है पेपर 2 में, ठीक है, जिसमें से इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री या ज्योग्राफी वर्ल्ड सोसाइटी आता है। या फिर एक तरह से अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि पेपर 1 पेपर 2 का है, तो आप इसको कुछ मत देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि उसमें पेपर होता है, उसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, उसमें आपका खुद लिखा रहता है, ठीक है, कब का पेपर होगा। तो अब विषय वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करना है, ठीक है। और दोस्तों इन सब के तैयारी के लिए आपके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस ये है कि इस विषय के एक आप ब्रीफ में क्या निकाल लीजिए, इसका सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो इसका एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी थोड़ा, उस पैटर्न को थोड़ा सा देख लीजिए। इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के बाद आपको क्या करना है कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना। चाहे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, दोनों को क्वेश्चन पेपर को आपको टेस्ट करना है, टेस्ट लगाना है। और जो भी कोचिंग संस्था है जहाँ से आपको कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल या फिर PDF मिल जाए, उसको हल करना है। बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है किसी अदर्स में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास फिर तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, तैयारी करने के लिए आपके पास चाहिए एक प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है। अब जिस भी विषय का तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए कि आपको तैयारी करना है GS 1 का, ठीक है। GS 1 में क्या कहता है, इंडियन हेरिटेज, मतलब इतिहास से संबंधित, कल्चर हो गया, हमारे देश का इतिहास हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी हो गया, ये GS 1 में आता है। तो इससे संबंधी आपको टॉपिक कवर करना है। और फिर GS 2 में आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस के इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इससे संबंधी आपको टॉपिक तैयार करना है। इसके बाद GS 3 है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, है ना, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सब है। पेपर 5 में जैसे जान ही सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं GS 4 में एथिक्स पेपर होता है दोस्तों। वही आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका माइंड कैसा है, ठीक है, इसको सब टेस्ट किया जाता है। अब पेपर 7 में देखिए आपका ऑप्शनल विषय होता है, जिसमें आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। अच्छा से स्कोर कर पाएंगे तो आपका नंबर भी अधिक हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका ऑप्शनल विषय जो है ना, वो आपका बेस्ट विषय है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शनल विषय की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, इसका तैयारी के लिए जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, इसका तैयारी आप तभी कर पाएंगे। इसका तैयारी करने के लिए आपका बेस्ट अवसर यही है कि आप अभी से लग जाइए, ठीक है। इसको तैयारी करने के लिए आपको साल भर लग सकता है दोस्तों, साल, 1.5 साल, 2 साल भी आपको लग सकता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रखिए कि आपको तैयारी करना है तो आप अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं जुड़ेंगे ना तो आपके लिए नुकसान ही है। क्यों नुकसान? इसलिए है क्योंकि नुकसान इसमें हर पल होता है। अगर इसका एक दिन भी अगर एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक छूट सकते हैं।
तो इसीलिए इसका तैयारी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ प्रॉपर तैयारी कीजिए, ठीक है। इसका सिलेबस उठा लीजिए, तभी आपका हो पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। बहुत सारे लोग लगे हैं तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों, इसका मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम है होता है हर साल होता है इसका एग्ज़ाम, और यूपीएससी हमेशा हर साल उस वैकेंसी को भरने के लिए वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तो लगभग 1 मिलियन लोग से ऊपर लोग इसमें अप्लाई करते हैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। आप देखे होंगे कि जो यूपीएससी का जो है दोस्तों, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हसल एग्ज़ाम लेता है, और जिसमें से लगभग 1000 पोस्ट निकलता है, कभी 900 कभी 800, ठीक है। जिसमें से अगर आप टॉप रैंक करेंगे, आपका स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है, टॉप 100 के अंदर आएंगे, तभी आप सिविल सर्विस के लिए ऑफिसर बन सकते हैं या फिर अधिकारी बन सकते हैं। अगर उससे कम आता है तो आप लोअर ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, जो अलग कैटेगरी के ऑफिसर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जितना आपका रैंक आएगा उस हिसाब से इसमें डिसाइड किया जाता है कि आपका पोस्ट क्या रहेगा, ठीक है। हाँ, यूपीएससी की एग्ज़ाम देना टफ है, लेकिन इसको निकालना भी बहुत आसान भी है एक तरह से, अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं। तो इसका तैयारी करने के लिए सबसे मेन स्टेज है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है, तो न्यूज़पेपर में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करना है जो आपको हेल्प करे। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं कोई सभी, अभी सपोज करिए पढ़ रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप पढ़िए, ठीक है, उसके लिए अलग से नोट्स बना लीजिए। इसके बाद इकोनॉमी के लिए अलग से करिए, ठीक है। इसके बाद एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़िए, और जो फ्रंट पेज में रहता है जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है दोस्तों, उसको करिए, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, उसको फॉलो करिए, जैसे योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, और सारे जो रिपोर्ट हैं, ठीक है, ARC रिपोर्ट है, या उसको पढ़ा कर लीजिए, तो आपको इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं तो अभी PPT नहीं बना रहा हूँ, बस वैसे ऑडियो इसको फॉरवर्ड में आपको पास बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बेस्ट वही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और हो सके तो किसी के इंटरव्यू देख लीजिए, आपको अगर मोटिवेशन मिल सकता है तो, लेकिन सब यही बताएंगे कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इसका तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर समय की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो ही आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, अन्यथा डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत सारे कोचिंग संस्था हैं जो आपके पास बहुत कम पैसा में या फिर फ्री में आपके पास प्रोवाइड करा दिए, लेकिन आपको वहाँ नहीं फंसना है। आपके पास वहाँ नहीं फंसने का कारण क्या है, अगर उस कोचिंग संस्था में या फिर किसी कोचिंग या फिर किसी टीचर के उलझाने में अगर फंस जाते हैं दोस्तों, तो फिर आपका करियर है, आप जानो। इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस आप ले लीजिए, एक बार ब्रीफ में जानकारी ले लीजिए, इसके बाद ही इसका तैयारी कीजिए, और इसमें आपका सिलेक्शन श्योर होकर चलिए, ठीक है। आप माइंड को डिस्टर्ब करके मत चलिए, और डेली कम से कम 5-6 घंटा डेली पढ़ाई कीजिए। सुबह जैसे मॉर्निंग में 2 घंटा हो गया, 2-3 घंटा सुबह मॉर्निंग के लिए लीजिए, और इसके बाद शाम को 2-3 घंटा ले लीजिए, तो आपका 6 घंटा तो ऐसे हो जा रहा है। सुबह टाइम टेबल जैसे एक बना लिया टाइम टेबल, जिसमें कि आप सुबह उठिए लगभग 5 बजे, 5 से 7 बजे तक पढ़िए। इसके बाद फिर आपको फिर जो भी विषय है अलग से पढ़ सकते हैं, इसके बाद फिर आपको शाम को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जिसके पास समय नहीं हो नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, जिसके पास बहाना बहुत सारे हैं तो उसके लिए नहीं है ये एग्ज़ाम, ठीक है। वो एग्ज़ाम उनके लिए नहीं है जो पार्ट टाइम के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम के लिए इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं कि मेरा ऐसे निकल जाएगा, तो भूल कर चलिए, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, उन्हीं का निकलेगा जो इसमें प्रॉपर तैयारी कर रहा है उसके लिए। तो इसके लिए मैं दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से रहेगा। तो बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो दोस्तों मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।